हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कि फ्रिज के पेपर हीटर को किस तरह से चेक किया जाता है। आपके सामने ये जो पेपर हीटर मैंने रखा है, ये पेपर हीटर डबल डोर रेफ्रिजरेटर में इवेपोरेटर कॉइल के पीछे और ड्रेन ट्रे इन बीचों बीच इसे लगाया जाता है। ये जो पेपर हीटर होता है, इस पेपर हीटर का काम होता है कि ड्रेन ट्रे के ऊपर जो आइस जमती है उस आइस को पिघलाना, ड्रेन ट्रे के ब्लॉक में जो आइस होता है उस आइस को पिघलाना। अर्थात ये जो प्लेट है और आजू बाजू में जो दो प्लेट है, यहाँ से रिटर्न एयर डक्ट के अंदर जो आइस होता है उसको पिघलाना। मतलब पूरी तरह से अगर देखा जाए तो इस पेपर हीटर का काम होता है डिफ्रॉस्टिंग करना। अब ये पेपर हीटर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो पेपर हीटर होता है, ये पेपर हीटर डिफ्रॉस्टिंग का काम करता है। इस प्रकार के हीटर के साथ और एक कॉइल हीटर यानी कि ग्रिल हीटर भी लगा होता है। एलजी के डबल डोर फ्रिज में, इन्वर्टर तथा नॉन इन्वर्टर फ्रिज में ये पेपर हीटर प्रयोग किए जाते हैं। ये जो पेपर हीटर होते हैं, इस पेपर हीटर की कैपेसिटी 40 वैट यानी कि 40 वैट होती है और इसकी रेजिस्टेंसी 1.1 ओम से लेकर 1.8 किलो ओम्स के बीच में होती है। इस पेपर हीटर को जो ग्रिल हीटर को जो सप्लाई दी जाती है, यानी कि जो फ्रीजर कंपार्टमेंट में हीटर के जो कनेक्शन जहाँ पे जोड़े जाते हैं वहीं पर ये कनेक्टर जोड़ा होता है। बस ये जो कनेक्टर होते हैं अर्थात इसके जो केबल होते हैं ये इंटरनल जुड़े हुए रहते हैं। मतलब जो ग्रिल हीटर के जो कनेक्टर जहाँ पर जोड़े जाते हैं उसी कनेक्टर में इनबिल्ट अंदर से इसकी वायरें जुड़ी हुई रहती है। अभी ये जो हीटर है ना, इस हीटर का काम क्या होता है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस हीटर को कूलिंग कॉइल के पीछे की ओर, यानी कि जो आपका फ्रीजर का जो पीछे वाला जो दीवार होता है उस दीवार में इसको ऐसे एल शेप में लगाया जाता है। जैसे आप अभी वीडियो में देख रहे हो, ऐसे एल शेप में लगा होता है। ये जो इतना जो भाग है, ये कूलिंग कॉइल के पीछे वाला जो प्लास्टिक का जो भाग होता है उस प्लास्टिक के भाग में ऐसे अंदर से इसको लगाया जाता है और इसके ऊपर से प्लास्टिक का कवर रहता है। सामने जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये है आपका रिटर्न एयर डक्ट का हीटर है, जहाँ से रेफ्रिजरेटर कैबिनेट में से यानी कि नीचे वाले भाग में से जो रिटर्न हवा खींची जाती है उस हवा आने वाले डक्ट में ये आगे वाला पोर्शन लगा दिया जाता है। तो आजू बाजू में जो सप्लाई एयर डक्ट के जो होते हैं, अर्थात ये जो आप देख रहे हो, ये दोनों भी कॉइल को सप्लाई एयर डक्ट के बाजू में रखा जाता है। जैसे आप अगर सांस ले रहे हो तो अपने शरीर के अंदर की हवा बाहर भी निकाल रहे हो। मतलब कोई भी हवा को इनलेट तथा आउटलेट ऐसे दो रास्ते होते हैं। वैसे ही फ्रिज के अंदर अगर ठंडी हवा अंदर आ रही है, मतलब ठंडी हवा अगर फूड को यानी कि अंदर रखे गए पदार्थ को लग रही है, तो उन पदार्थ की गर्म हवा वापस फ्रीजर तक पहुंचना जरूरी है। तो हवा कहाँ से जाती है? सब रिटर्न एयर डक्ट में से। और फ्रीजर के अंदर जो ठंडी हवा होती है वो ठंडी हवा कहाँ से जाती है? सप्लाई एयर डक्ट में से। अभी डक्ट कोई भी हो, उसके आसपास में जो ठंडी हवा अगर ज़्यादा मात्रा में जमने लगी तो वो ठंडी हवा पानी के बांझ पे लेकर वहाँ पर आइस जमा देते हैं। अर्थात अगर ये डक्ट के ऊपर आइस जम गया, इस डक्ट के ऊपर अगर आइस जम गया, ऐसे चारों तरफ अगर इसका आइस जम गया तो फ्रिज में डिफ्रॉस्टिंग नहीं होगा। अगर ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, तो आपके रेफ्रिजरेटर के नीचे वाले कैबिनेट में हवा जाएगी ही नहीं। ये भी ब्लॉक हो गया तो भी हवा नहीं जाएगी। अगर ये जो सामने का जो रिटर्न एयर डक्ट का जो भाग है, अगर ये भी मान लो ऐसे ब्लॉक हो गया तो नीचे की गर्म हवा इवेपोरेटर तक आएगी नहीं। फिर आप परेशान रहेंगे। फ्रीजर के अंदर ठंडी हवा उत्पन्न होती है, अर्थात फ्रीजर के अंदर अगर कुछ सामान रख दो तो वहाँ पर आइस जम जाता है। लेकिन नीचे वाले भाग में आपका रेफ्रिजरेटर कूलिंग नहीं करता। नीचे रखे गए फूड खराब हो जाते हैं। सब्जी रहती है, दूध से बने पदार्थ या कुछ खाना पीना रहेगा, वो कुछ ही समय में खराब हो जाता है। मतलब आप फील करते हो कि फ्रीजर में कूलिंग हो रहा है लेकिन रेफ्रिजरेटर में कूलिंग नहीं होता है। तो उसका रीज़न होता है ये पेपर हीटर खराब होना। अधिकांश रेफ्रिजरेटर में हमने ये भी पाया है कि ये जो ड्रेन हीटर यानी कि जो ड्रेन के बाजू में जो छोटा सा ऐसे कॉइल दिया जाता है, ये बराबर जो फ्रीजर के अंदर जो ड्रेन ट्रे होता है ना, ये ड्रेन ट्रे, ये जो इतना सरफेस देखे, इस पूरे सरफेस को ड्रेन ट्रे के ऊपर लगा दिया जाता है। और ड्रेन ट्रे के ऊपर का जो हिस्सा है बराबर, तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है इतना, ये ड्रेन ट्रे के बाजू में यानी कि जो ड्रेन का जो होल होता है जहाँ से फ्रीजर का गंदा पानी या वाष्पीकरण किया हुआ खराब पानी जो एकदम ठंडा पानी रहता है, ये आपके कंप्रेसर ट्रे के पास जहाँ से जाता है उसको बोलते हैं ड्रेन होल।
तो ये ड्रेन होल के बगल वाला इतना हिस्सा है, ये ड्रेन ट्रे के बगल में बराबर लगा दिए जाते हैं। अभी ये तो आपने देखा कि हीटर का क्या काम होता है। अधिकतर हमने ये भी देखा है कि जब आप ऐसे प्रॉब्लम फेस करते हो और किसी टेक्नीशियन को बोलते हैं कि यार हमारे फ्रिज में तो फ्रीजर में कूलिंग होती है लेकिन नीचे रेफ्रिजरेटर में कूलिंग नहीं होती। अगर वो प्रोफेशनल सही से पढ़ा लिखा हो तो ज़रूर ये सब चेक करेगा, अदरवाइज़ वो आके जस्ट पीसीबी बोर्ड, टाइमर बायोमेटल या जो ऊपर का फ्यूज़ वगैरह होता है वही चेक करेगा। बल्कि अगर उसको ये हीटर चेक करने की जानकारी होगी तो उस हीटर को सही तरह से चेक करेगा और ये हीटर रिप्लेस भी करेगा। ज़्यादातर इस रेफ्रिजरेटर में हमने इस पेपर हीटर को ख़राब होते हुए पाया है। तो इन पेपर हीटर को चेंज करने के लिए हमेशा आपको एक बात ध्यान रखना है कि उसके आसपास जो कूलिंग कॉइल होती है उस कूलिंग कॉइल को हल्का सा एक तरफ या ऊपर की ओर करना है और इसके पीछे में यानी कि कूलिंग कॉइल के पीछे में जो प्लास्टिक की जो बॉडी होती है उस प्लास्टिक की बॉडी को एक ब्लेड से हल्का सा कट करना है और उस प्लास्टिक की बॉडी को जैसे आप ऐसे ऊपर उठाएंगे तो ऊपर उठाने पर ये ऐसा पेपर हीटर आपको अंदर से दिखाई देगा। तो उस पेपर हीटर को जैसे आप निकालोगे वैसे ही सडनली ये नए हीटर को आपको वहाँ पे लगाना है और इसके दोनों वायर को सही तरह से सोल्डर करके आपको अटैच करना है। अब ये तो देखा कि इस हीटर का काम क्या है। तो ये हीटर खराब होने से आपके रेफ्रिजरेटर में डिफ्रॉस्टिंग नहीं होती। अभी अगर ये हीटर एक्चुअल में खराब है या चालू है आप कैसे पहचानोगे? तो इस हीटर को चेक करने के लिए हमें लेना है एक मल्टीमीटर। इस मल्टीमीटर को आपको बराबर ओहम के बीच में सेट करना है। ये जो अपने ओहम का जो सिंबल है उस ओहम के बीच के ऊपर सेट करो। इस हीटर की कैपेसिटी होती है 1.1 किलो ओम से लेकर 1.8 किलो ओम। इसके बीच में यहाँ पर हमें वैल्यू दिखानी चाहिए। अगर ये वैल्यू यहाँ पर इतनी आती है तो ये हीटर सही है, अगर ये वैल्यू यहाँ पर नहीं आती तो हीटर आपका खराब है। इस हीटर को चलने के लिए यहाँ से 230 वोल्टेज यानी कि अगर पीसीबी मॉडल हो तो पीसीबी से 230 वोल्टेज की सप्लाई आएगी। अगर टाइमर मॉडल फ्रिज हो तो टाइमर मोटर से इसको मतलब बायोमीटर द्वारा इसको 230 वोल्टेज की सप्लाई आती है। चेक करने के लिए हमने मल्टीमीटर को किलो ओम्स मोड में सेट किया और मल्टीमीटर के दोनों प्रोब्स को कनेक्टर के साथ ऐसे अटैच किया। अब आप डिस्प्ले में देख रहे हो कि यहाँ पर इसकी वैल्यू है 1.2 किलो ओम्स। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बोला कि इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी है 1.1 टू 1.8 किलो ओम्स। अगर ऐसे रेजिस्टेंस से आपको मीटर में दिखाती है तो आपका हीटर सही है। अगर इससे कम या इससे ज़्यादा 1.8 से ज़्यादा रेजिस्टेंस से अगर आपको हीटर में बताती है तो आपका हीटर खराब है। इन स्थिति में आपको हीटर को चेंज करना है। तो इस तरह से पेपर हीटर को चेक किया जाता है। वीडियोज़ को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।